हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, और 7th क्लास में हम लोग आज जो हमारी हिस्ट्री की बुक है, आज हम लोग उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्लियर है? ज्योग्राफी की जो हमारी बुक है, हम उसको अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग आपका ये 15 तारीख के बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे इस वाली को, ताकि हम लोग ये बुक आपका शुरू कर सकें। तो आज हम लोग अपनी बुक शुरू कर रहे हैं और इस बुक का नाम है हमारे अतीत सेकंड। क्लियर है? तो आपके पास बुक है तो आप बुक देख लीजिए, नोट करना है आप नोट कर लीजिए। हमारे अतीत सेकंड के नाम से हमारी बुक है। क्लियर है? इतिहास की हिस्ट्री की बुक है। क्लियर है? कक्षा 7th है, तो जो बच्चे अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे क्लास में नहीं खड़े हैं, बेटा बैठ जाइए सब लोग। अब हम अपनी क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी बच्चे बैठ जाएं शांति से। चलिए, तो हम 7 को पढ़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम चीज़ों को थोड़ा-सा आपको रिलेट करके पढ़ें और धीरे-धीरे पढ़ें, ताकि हमको चीज़ों को समझ आए। जहाँ भी ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ जानकारी अभाव हो रहा है, कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा है, सारे माध्यम आपके पास खुले हैं। आप चैट के माध्यम से, लाइव जुड़कर, हैंड-रेज़ करके सिस्टम के माध्यम से आप अपने डाउट को, अपने प्रश्न को, कुछ भी आपकी क्वेरी है ऐसी, आप हमसे पूछ सकते हो, चैप्टर से संबंधित। क्लियर है? तो चलिए, देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। कितने बर्तन? कितने परिवर्तन? 1000 वर्ष। यानी कि हजारों वर्षों के दौरान, उसमें कोई पैमाइश नहीं है। 1000 वर्ष है, 2000 वर्ष है, 3000 वर्ष है, लेकिन हजारों साल के दौरान, यानी कि अनसर्टेन टाइम है। कैसा है? समय निश्चित नहीं है, लेकिन हमें उस दौरान में जो कुछ परिवर्तन हुए, जो चेंजेस हुए, हमें उनकी पड़ताल करनी है। पड़ताल का मतलब होता है जांच करना। क्या है? पड़ताल का मतलब होता है जांच करना। हम उनकी जांच करेंगे। सर कैसे करेंगे? तो ये तो जब हम पढ़ेंगे हमको तभी क्लियर होगा कि जांच कैसे होगी। क्लियर होगा? कुछ एविडेंस होगा, कुछ साक्ष्य मिलेंगे, उनके आधार पर कुछ हम लोग आपका स्टडी करेंगे। जो हमारे ज्योग्राफर हैं, कुछ हमारे जो आपके हिस्टोरियन हैं, वो सब लोग वहाँ उनको देखकर स्टडी करेंगे। उसी के आधार पर हम चीज़ों को पड़ताल यानी कि जांच करेंगे और हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ध्यान रखिए कि बहुत कुछ जानकारियां अपने अंदर समेटे हुए है ये चैप्टर, और ऐसी-ऐसी जानकारियां आपको मिलेंगी, यकीन मानिए कि आपको पूरी जिंदगी याद रहने वाली है। और उनको आप जोड़ के देखेंगे, आप उनको लिंक करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि कभी आप उनसे खाली रह जाएंगे या आपको जानकारी नहीं होगी। हमेशा आपको सुनिश्चित मिलेगी, जानकारी रहेगी। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले ये मैप को देखिए। तो आप कहेंगे सर ये मैप नहीं लग रहा है, ये कुछ अजीब से डिजाइन लग रहा है, पेंटिंग जैसा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, ये मैप है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक टाइम था कि ऐसे मैप भी बनते थे। ठीक है? समझाने का, दिखाने का तरीका इसलिए है ताकि आप समझें कि जिस आप मैप को वर्तमान में देखते हैं, वो मैप एक दिन में नहीं बने हैं, वो मानचित्र आज नहीं बने हैं। उनके पीछे बहुत लंबा समय और बहुत लंबा विज्ञान लगा है, तब ऐसे हमको आज अच्छे मैप मिलते हैं देखने के लिए। क्लियर है? तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है और इन मैपों को भी हम देखेंगे। तो ये क्या मानचित्र नंबर 1 पर ये है, ठीक है? अब चलिए, थोड़ा-सा हम लोग पढ़ते हैं। अब आपने मैप पर नज़र डाली होगी तो कुछ आपको छोटा-सा क्लियर हो गया होगा कि यार कुछ तो है, नक्शा सा लग रहा है, लेकिन पर जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में आपने वर्ल्ड मैप भी देखा है, इंडिया मैप भी देखा है, सारे कॉन्टिनेंटल के मैप मैंने आपको दिखाए हैं ज्योग्राफी में। क्लियर है? चाहे उसमें अफ्रीका का मैप हो, यूरोप का मैप हो, और इसमें चाहे ऑस्ट्रेलिया का मैप हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिक, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से देखा है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, क्लियर होगा। अब देखिए, मानचित्र 1 और 2 पर नजर डाली। अभी तो हमने 1 देखा है, अब दूसरे पर भी आपके नजर डालते हैं। हाँ, ये कुछ लग रहा है सर। ये जो मानचित्र आप दिखा रहे हो, ये मैप, इसमें तो कुछ दम सा लग रहा है, भारत कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्लियर है? लेकिन जो वर्तमान देखते हैं उससे तो आपका डिफरेंट है। ऐसा मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, कैसा है? ये कुछ आपका डिफरेंस लग रहा है इससे अलग। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, देख लिया? तो आपने मानचित्र 1 और 2 पर नजर डाली है। मानचित्र 1, अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी
ने 1154 में बनाया था। जो आप पहला मैप देख रहे हैं ये कब बना है? 1154 में। और अरब के लोग ज्योग्राफी को, वहां चीजों को थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट रखते थे। यूरोपियन लोगों के अलावा जो अरब के लोग थे वो लोग भूगोल को बड़ा अच्छे से, ज्योग्राफी को अच्छे से, इन सब चीजों को आपका देखते थे। क्लियर है? ठीक। अब देखिए, ये नक्शा जो दिखाया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। कैसा है? बड़े जो जो आपका मानचित्र है उस मानचित्र का एक हिस्से के रूप में इसको देखा है। क्लियर है कि ये मानचित्र है? ठीक। अब देखिए, आप देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, दोनों मैप का अंतर हो गया। अब भारतीय उपमहाद्वीप को वो आपका दर्शाता है। अब जो सेकंड नंबर का मैप है उसमें तो आपको, उसमें आपको क्लियर होगा। क्लियर है? ठीक। उसमें आपको क्लियर होगा। तो फ्रांसीसी मानचित्र का ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी ने के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज हम उत्तर भारत को ढूंढते हैं। तो जहां उत्तर भारत है वहां दक्षिण है, दक्षिण जो भारत आज के हिसाब की बात करो, उस टाइम में तो वो उनके हिसाब से है या नहीं है, ये हमको देखना है। ठीक। आज हम उत्तर भारत को ढूंढते हैं, श्रीलंका के ऊपर है और हम इन सब जगह को आपका देख रहे हैं। इसमें सब कुछ और जाने पहचाने भी नाम है। उत्तर भारत में एक प्रदेश है कन्नौज का रीजन, कन्नौज जो है, जो ये कन्नौज जो था पहले उत्तर प्रदेश के आसपास का जो आपका रीजन है, ये हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। ठीक। लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। जो आपका सेकंड मैप है जो आपने देखा, और लगभग कितने बनाए? 600 वर्ष के बाद। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। परिचित का मतलब हाँ, कुछ जान पहचाना। सेकंड वाला, पहला वाला थोड़ा लगेगा। हम देखेंगे हाँ कुछ है यार, ठीक लग रहा है हमें कुछ जाना। हम कह सकते हैं कि भारत का है और पेनिसुलर इंडिया है, लेकिन ऊपर का इंडिया नहीं दिखाई दे रहा। नीचे वाले से लग रहा है कि हाँ कुछ भारत का मैप है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारिश ब्यूरो के आश्चर्यचकित हैं। यूरोप के नाविक और व्यापार अपने समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? जो ये जो मैप है, इस मैप और इस नक्शे का ये लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के इन सबको देख रहे हैं। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग, युग मतलब एक टाइम का चेंज होकर युग, युग क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, एक समय अवधि का बदल जाना, एक बहुत सारे परिवर्तन को दर्शाता है युग। युग क्या है? एक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है। मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बदल गया। जैसे टाइम बदला, युग बदला, तो उसके बाद जो विज्ञान था, जो साइंस थी मैप बनाने की, वो चेंज होती है। आप जानते हैं कि 20 साल, 30 साल में, 50 साल, 100 साल में जो विज्ञान है उसमें अलग अलग खोज, इन्वेंशन होता है, वो चेंजेस आते हैं। इतिहासकार जब बीते हुए युग के बाप के दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनको उन सूचनाओं और संदर्भ, उनके विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफिकल है, कैसा कैसा है, ये उन सब चीजों को आपका ध्यान देना होता है। क्लियर है?
ठीक, नई और पुरानी शब्दावलियां। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ का क्या होता है? अगर मान लीजिए समय के साथ जो आपकी सूचनाएं इंफॉर्मेशन जो है बदल जाती है तो भाषा और अर्थों का क्या होगा? कि भाषा में कुछ परिवर्तन आता है, जो उनके मीनिंग है क्या वो भी बदल जाते हैं? तो हाँ, भाषा तो खैर इतनी नहीं बदलती, लेकिन हाँ, उनके जो मीनिंग है बदल जाते हैं। कुछ युग में नई भाषा भी आ सकती है। जैसे कई अभिलेख में कई तरह की भाषा मिली है। बहुत सारे हिस्टोरिकल अभिलेख हैं, स्क्रिप्ट हैं। आपने कालसी का अभिलेख देखा है? पत्थर पर लिखा अशोक का एक अभिलेख है। सम्राट अशोक, क्लियर है? उनका लिखा एक अभिलेख है और गुप्त साम्राज्य के शासक रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये भाषाएं सभी के साथ बहुत जो है बदलती है। अब देखिए, ये भाषा जो है समय के साथ भी इनमें बहुत सारे आपके बदलती हैं, बदलाव आते हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में एक भाषा थी जिसका नाम था फारसी, बड़ी चलती थी, मुगलों के दरबार में बहुत चली है। आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, लेकिन जो आज की फारसी है और मध्यकाल की जो फारसी है उनमें थोड़ा डिफरेंसेस है। कह रहे हैं कि मॉडर्न फारसी और मिडल फारसी के बीच आपको डिफरेंसेस हैं। ये विभिन्नता व्याकरण और शब्द भंडार से नहीं आई है, ये समय के साथ बदले अर्थों से आई है। कि व्याकरण और जो शब्दकोश है, जो भंडार है, जो उनके मीनिंग है, उनमें तो आज भी यही है। लेकिन क्या हुआ है कि बोलचाल की वजह से लोगों ने उनके अर्थ बदल दिए। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। जैसे एक शब्द आता है शुक्रिया, लेकिन अब हिंदी में क्या है? धन्यवाद शब्द है शुक्रिया। ठीक है? तो ये सारे चीजों को आप देखिए, हम कहते हैं उर्दू का शब्द नहीं, हिंदी में फारसी के बहुत सारे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है? हिंदी में हम बहुत सारे फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे मीनिंग बदला है, ये मैं कह रहा हूं बहुत आपका रोमांचक है। देखिए, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए। आपने हिंदुस्तान सुना, क्या हिंदुस्तान का मतलब संपूर्ण भारत से था या क्या था? थोड़ी कहानी समझते हैं। इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं कि उस समय जो हिंदुस्तान शब्द कहा था, आज के भारत के रूप में देखते हैं कि उस समय का हिंदुस्तान और आज का भारत बराबर ही है। लेकिन 13वीं शताब्दी 13 सेंचुरी में 1300 के आसपास जो था, जब फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज, 13वीं शताब्दी में कौन आया? मिनाज ए सिराज, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले अपनी बुक में लिखा था तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, इन्होंने बुक लिखी थी एक, और उसमें लिखा था इन्होंने, मिनाज ए सिराज ने सबसे पहले भारत शब्द को गढ़ा, हिंदुस्तान शब्द को। उनका आशा था जो पंजाब का रीजन है, जो हरियाणा है और गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, उन्होंने इस क्षेत्र को कहा था हिंदुस्तान। क्या कहा था? इस क्षेत्र को हिंदुस्तान। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इलाकों में इस्तेमाल किया था कि जो राजनीतिक अर्थ है, जो पॉलिटिकल हम जो मीनिंग लेते हैं उस रूप में, कि भाई जो हरियाणा, पंजाब और ये कुछ वेस्टर्न पार्ट है यूपी का, और जो जहां तक मतलब गंगा यमुना का क्षेत्र, इस क्षेत्र को उसने कहा कि भाई ये रीजन जो है ये हिंदुस्तान है। क्या आप देखते हैं दिल्ली सल्तनत भी यहीं के आसपास थी, आगरा में, दिल्ली में इनकी पावर थी, और सब ये बंगाल तक जा रहा था ये क्षेत्र उस जमाने में, तो इन्होंने उस तक इसको रखा। क्लियर है? चलिए देखिए, अब आपको समझ लिया कहाँ के लिए ये सब गड़े थे। इस सब में राजनीतिक अर्थ इलाकों में आया। दिल्ली के सुल्तान वे अधिकतर क्षेत्र में आते थे। सुल्तान के साथ साफ शब्द में आने वाले हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेशन कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और भूगोल, पशु पक्षी और
देखिए क्या क्या लिखा है, दक्षिण भारत का समावेशन आपका कभी नहीं हुआ, यानी कि इन्होंने हिंदुस्तान में दक्षिण भारत को ऐड नहीं किया था इनकी बुक के अनुसार, हम अपनी कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। लेकिन 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु और पक्षी, यहाँ तक कि निवासियों की संस्कृति का वर्णन किया है। बाबर ने ही इन चीजों के बारे में लिखा, और इन्होंने ही, बाबर ने ही यहाँ की ज्योग्राफी लिखी, यहाँ के जो पशु पक्षी हैं, यहाँ की संस्कृति है, इन सब चीजों का वर्णन किया। चलिए देख लिया, यह सब 14वीं शताब्दी में कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग हिंद के कुछ कुछ समान है। कह रहे कि 14वीं शताब्दी में कबीर अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया हिंद के कुछ कुछ समान है, मगर भारत एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचान रखता है। भारत की क्या है, स्पेशल ज्योग्राफी है, और इसका स्पेशली क्या है, कल्चर है, और कल्चर के रूप और ज्योग्राफी के रूप में जानते हैं। आप तो जानते हैं यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं, क्लियर है, 4 ऋतुएं। अब आप बताएंगे कौन कौन सी होती है। आप कहेंगे सर एक शरद होती है, एक गर्मी होती है, एक सर्दी होती है, एक वसंत होती है। तो चारों ऋतुएं जो है यहाँ पर संपन्न होती हैं। क्लियर है, क्या होती हैं, चारों ऋतुएं, ठीक। मगर जहां भारत एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचान है, हिंदुस्तान सबसे वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हैं जो आज जुड़े हैं। कह रहे हो जो राष्ट्रीय शब्द हैं, जो अर्थ हैं, वो आज नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम जुड़े हुए देखते हैं या जुड़े हुए की हम बात करते हैं। क्लियर है, थोड़ा सा हमको देखना चाहिए। चाहे किसी भी शब्द का प्रयोग इतिहासकारों को बहुत सावधान चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ले लीजिए, हमारे आज का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्यम युग में मानो वो किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति या उस पर समाज या संस्कृति का अंग ना हो, वह विदेशी कहलाता है। मान लीजिए कोई किसी गांव से ना आता हो, कोई अनजान व्यक्ति हो, या उस पर हमारी संस्कृति और समाज का प्रभाव ना हो, तो हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये तो कैसा है, ये आपका विदेशी है। क्या है ये, विदेशी है। क्लियर है, आगे बढ़े। ऐसा व्यक्ति को हिंदी में आपका परदेसी, फारसी में अजनबी कहते हैं। हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, परदेसी, और फारसी में क्या कहेंगे, अजनबी। देखिए शब्द को कितने अच्छे से समझाया गया है। और वैसे क्या कहेंगे हम, फॉरनर है, विदेशी है। भाई विदेशी है तो विदेशी किसका शब्द है, हिंदी में तो परदेसी हो गया, फारसी में क्या हो गया, अजनबी हो गया। अजनबी यानी कि जिससे हम जानते पहचानते ना हो, अजनबी व्यक्ति। क्लियर है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपने देख लिया, यहाँ तक कोई डाउट। क्लियर है। किसी नगरवासी को हमें वनवासी या विदेशी होता है। अगर मान लीजिए कोई नगर का लोग है, मतलब कोई व्यक्ति नगर जो आपके शहर में रहता हो, और वो आपके वन में पहुंच जाए, ठीक है, आदिवासी के लोग, तो उनके लिए क्या हुआ, वो आपका विदेशी, जबकि भारत का हिस्सा है। लेकिन नहीं, वो क्या है उनके लिए विदेशी, क्योंकि वो उनके समाज और संस्कृति से परिचित नहीं है। किंतु एक गांव से दूसरे गांव में रहने वाला किसान, अलग धर्म, अलग जाति, अलग परंपरा जुड़े होने के बावजूद वो विदेशी नहीं है। भाई कोई तुम्हारे गांव का व्यक्ति किसी भी धर्म कास्ट का हो, वो दूसरे के धर्म गांव में पहुंच जाए, तो कोई नहीं कहता वो विदेशी है। लेकिन जंगल का, शहर का आदमी जंगल पहुंच जाए तो वो क्या है, विदेशी है। क्लियर है।
चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इतिहासकारों की। इतिहासकारों के जो स्रोत हैं, उन स्रोत को हम लोग पढ़ेंगे और हम बेसिक फंडामेंटल्स में चीजों को देखेंगे। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अगले तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। और पिछले साल के आपने गुप्त वंश के शासकों और वर्धन वंश के शासकों के बारे में पढ़ा है। क्लियर है? तो अभी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि हमको प्राचीन चीजों की जानकारी इकट्ठी हो रही है। ठीक। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 700 से 1750, यानी कि 1050 का जो टाइम पीरियड है, 1050 वर्ष का, उस दौरान जो परिवर्तन हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उनकी बुक में तो पढ़ेंगे हम। ठीक है क्या? नहीं? चलिए, देख लिया तो हम मोटे तौर पर इस टाइम के बीच के जो आपके चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस प्रकार इनको देखा, बात करी। तो इस काल के अध्ययन में हम इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, और आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग जैसी थी और वैसी आपकी चलती आ रही हैं। सेम जो युग है, उसका जो टाइम पीरियड है, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने का अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापना भवन, भवन सामग्री का निर्माण करते हैं। कुछ बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित संख्या है, विविध आर्य सहित रूप से पढ़ी है, और इसके इतिहासकार आगे सूचनाओं के बारे में स्रोत का इस्तेमाल करना करना धी आपका धीरे धीरे कम है। और इस करने लगे, इस दौरान सस्ता कागज का प्रयोग हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। चीजें कैसी हो रही हैं? अब कुछ बदलेंगी, क्योंकि देखिए, हम जानते हैं समय के साथ चीजें क्या होती हैं, बदलती हैं। कुछ बहुत सारी लिखित सामग्री आती हैं, सिक्के आते हैं, उनकी सूचनाओं की जानकारी के जो माध्यम हैं, जो चीजें हैं, ये सब आपकी बदल जाती हैं। क्लियर है? चलिए, देख लिया तो आप एक बार पीछे गौर करके देखिए मेरे प्यारे बच्चों। पीछे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी चीज है जो हमको शब्द, जो आपको शब्द भंडार में कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो आपको पुरानी नई शब्दावली में हिंदुस्तान का शब्द का जो मीनिंग है, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको देखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने आपको जो पूरा लेक्चर है, हमने उसको देख लिया। बात करी कि किस प्रकार से हमारी जो पुरानी चीजें थी, शब्दों के मीनिंग खोज क्या थी, उनके आधार पर हमने आपका बात कर ली थी। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही मिले, हम लोग देखेंगे। आप लोग घर जाकर उसको एक बार रिविजन करिए। क्लियर है? और कोई डाउट कोई कह रहे थे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।